नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या कहा जाए इस बार की मोदी सरकार के लिए? अब की बार यू टर्न वाली सरकार। 15 दिन में 3 बड़े यू टर्न मोदी सरकार ने लिए हैं। पहले वक्फ बोर्ड से संबंधित एक बिल लाया गया और उसको फिर जेपीसी को सौंप दिया गया। यू टर्न लेना ही रहा एक तरह से। फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल का रिवाइज वर्जन लाने की बात कही गई, फिर उस बिल को वापस ले लिया गया और अब कहा जा रहा है कि अब वो बिल पेश ही नहीं किया जाएगा। तीसरा, आज का ही ताज़ा तरीन फैसला है, लेटरल भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू की थी, यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला था, सरकार ने उसे निरस्त कर दिया है। डीओपीटी जो कार्मिक विभाग है, जितेंद्र सिंह जिसके मंत्री हैं, उन्होंने खत लिखा है यूपीएससी की चेयरमैन को और कहा है कि जो आपने विज्ञापन निकाला था उसको फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया जाता है। और स्वाभाविक है कि बड़ी बात ये नहीं है कि 3 बार यू टर्न लिया गया। बड़ी बात यह है कि सरकार क्या वाकई में विशेषज्ञों की कमी पड़ गई है? मुझे तो ऐसा लगता है। वाकई में सरकार को लेटरल भर्ती कर लेनी चाहिए, सलाहकारों की नियुक्ति कर देनी चाहिए जो समझदार सलाहकारों और समझदारी भरी राय सरकार को दे सकें। क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों को लिया जाए तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सरकार ने अगर जरा सी अक्ल लगाई होती, जरा सा सोचा होता, तो अपनी फजीहत नहीं करवाती। फजीहत करवाने से, उसकी किरकिरी होने से बच जाती। अब वक्फ बोर्ड वाला जब बिल लाया जा रहा था, क्या सरकार को पता नहीं था कि चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध करेंगे? क्या सरकार को पता नहीं था कि नीतीश कुमार की पार्टी से विरोध के सुर उठेंगे? उनकी राजनीति मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम वोटों के आधार पर चलती रही है। भाई, जिस आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात करते रहे हैं, जहां पर कब्रिस्तान और मस्जिदों के लिए अनुदान देने की बात की जाती रही है, वहां पर आप क्या समझ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड वाला बिल आएगा और खुशी खुशी समर्थन कर देंगे? जरा सी अक्ल लगाई होती तो फजीहत नहीं होती। अब जेपीसी में मामला सौंप दिया गया है, शीतकालीन सत्र तक ये मामला टल गया है। उस बीच विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद क्या होगा खुदा जाने। दूसरा, ब्रॉडकास्ट बिल, पहला वर्जन, फिर दूसरा वर्जन। पहला वर्जन जनता के बीच रखा जाता है, दूसरा वर्जन चुपचाप कुछ खास लोगों को भेज दिया जाता है, वाटर मार्क के साथ भेज दिया जाता है। हो हल्ला मचता है तो तर्क ये दिए जाते हैं कि सोशल मीडिया एक तरह से निरंकुश हो गया है और कुछ ना कुछ पाबंदियों की ज़रूरत है। फिर बिल वापस ले लिया जाता है क्योंकि विरोध बहुत होता है। और स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू हों या फिर नीतीश कुमार हों या सहायक एनडीए के धड़े हों, उन्होंने अंदर खाने कहा हो कि ये बिल ठीक नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि साहब वो बिल लाया ही नहीं जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। तो ये बात किसके समझ में नहीं आई? ये हैरानी की बात है। क्या किसको पता नहीं था? इतने समझदार लोग हैं, 10 साल से शासन चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, क्या उनको पता नहीं था कि पहले से ही जो आईटी कानून है, ये जो दूसरे कानून हैं, जो सीआरपीसी, आईपीसी की धाराएं हैं, अब तो ये बदल गया, सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता वगैरह कुछ नया नाम आ गया उसका, उसके तहत पहले से प्रावधान है कि सोशल मीडिया में कोई अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, उसको माफ कीजिएगा, कानून के फंदे में लाया जा सकता है। महामूर्खता की। अब तीसरा, टाइमिंग देखिए तीसरे का। पूरे देश में जातीय जनगणना की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का हाल का जो फैसला है उसके खिलाफ इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के सारे पार्टियां एक हो गई हैं। नीतीश कुमार भी इनडायरेक्ट रूप में साथ दे रहे हैं कि कोटा में कोटा नहीं होना चाहिए, एससी और एसटी में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कल 21 अगस्त को पूरे देश भर में इसके लिए एक हड़ताल का आह्वान किया गया है, धरना प्रदर्शन विरोध का, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल होंगी, सामाजिक न्याय करने वाली छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल होंगी और एक बड़ा मुद्दा बनता
तो क्या बीजेपी को पता नहीं था, मोदी सरकार को पता नहीं था कि जातीय जनगणना का मुद्दा हावी है? क्या मोदी सरकार को यह पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट ने दोबारा से वो बात छेड़ दी है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या पता नहीं था? पता था। तभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कैबिनेट की बैठक होती है, मोदी एससी एसटी के 100 से ज़्यादा बीजेपी सांसदों को बुलाते हैं और साफ कहते हैं कि आरक्षण में रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया जाएगा और क्रीमी लेयर तो बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाएगा। पता था तभी तो ये कहा। तो फिर क्यों ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई? ये विज्ञापन 35 लैटरल भर्ती का शामिल कर दिया गया यूपीएससी के माध्यम से। अब यूपीएससी ने अपनी तरफ से कर लिया गया हो, ये तो समझ से परे है। कोई निर्देश हुआ होगा तभी तो विज्ञापन आया। तो क्या जरा सा भी किसी ने अक्ल नहीं लगाई कि इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है? या बीजेपी के नेताओं को, मोदी सरकार के मंत्रियों को लगा होगा, जो अभी भी अजीब किस्म के तर्क देने में लगे हैं, उनको लगा होगा भाई पहले एक बार 10, एक बार कुछ 50 के आसपास कुल 63 लेटरल भर्तियां की हैं और तब तो एससी एसटी का और ओबीसी का आरक्षण था नहीं उसमें, फिर भी पास हो गया, तब भी चल गया था। अपोजिशन का हल्का फुल्का विरोध हुआ था। इस बार थोड़ा विरोध ज्यादा हो जाएगा लेकिन काम चल जाएगा। लेकिन भाई टाइमिंग समझिए। एक तो लोकसभा में आप इस मुद्दे पर पिटे हैं, आपकी सीटें कम आई हैं। दूसरा, आदिवासी झारखंड और महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है। तीसरा, दलित महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी तादाद में हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने वाला है। यानी एक मुद्दा आपने प्लेट में सजाकर बीजेपी ने विपक्ष के हाथ में रख दिया और ये हलवा है आरक्षण का मसले का, इसको आप खाइए। अजीब गजब है, समझ से परे है। अब देर आयत दुरुस्त आयत कहा जाए या फिर जो डैमेज होना था हो चुका। हालांकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने लेटरल भर्ती का विरोध जमकर किया, चंद्रबाबू नायडू से सहारा मिला, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कब पलटी मार जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अभी तो वो लेटरल भर्ती का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको उनकी मांगे अटकी हुई हैं, जो उन्होंने मांगा था केंद्र उसको देने में थोड़ी हिचकिचा रही है। दिल्ली का भी उन्होंने दौरा किया, निर्मला सीतारमण से लेकर प्रधानमंत्री सबसे मिलकर गए हैं चंद्रबाबू नायडू। तो क्या समर्थन के पीछे भी अल्टीमेटम था कि समर्थन इसी शर्त पे दे रहे हैं कि आप हमें हमारी योजनाओं को तुरंत स्वीकृत कराएंगे? एक बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है कि 45 भर्तियां थी, उसमें एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को अलग क्यों कर दिया गया? खामखा विपक्ष को मौका क्यों दिया गया? उस पर बेतुके तर्क क्यों सामने रखे गए कि साहब वीरप्पा मोइली के टाइम 2005 में, मनमोहन सिंह के टाइम भी तो सिफारिश की गई थी। अरे भाई, सिफारिश की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, लेकिन उन सिफारिशों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नहीं माना था, पहली बात। फिर तर्क दिया पहले भी तो नियुक्तियां होती रही हैं, खुद लेटरल भर्ती से मनमोहन सिंह आए थे। भाई, मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में आए थे, जो फैसला लेने की काबिल होता है, और जो लोग लिए गए जैसे नंदन नीलकनी, उनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, आधार कार्ड बनाने का काम सौंपा गया था। तो उनके आगे एक लक्ष्य था, एक टारगेट था, एक मिशन था, एक मुहिम थी जिसका इंचार्ज बनाया गया था। ये मिडिल लेवल की भर्तियां नहीं हुई थी। अब इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के लेवल पर जो लेटरल भर्तियां हो रही थी, इनके हाथ में फैसला लेने की ताकत नहीं थी। ये तो फैसले पर अमल करने वाले थे। और जो इससे पहले लेटरल भर्तियां चाहे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने की हो, चाहे मनमोहन सिंह ने की हो, चाहे पंडित नेहरू ने की हो, वहां टास्क दिया गया था, स्पेशल टास्क दिया गया था, जिसके तहत ऐसे लोगों को, विशेषज्ञों को रखा गया जो कमान अपने हाथ में ले सकते थे, इस चैलेंज को स्वीकार सकते थे। अब इस समय कहा जा रहा है कि आईएएस के अंदर बहुत पढ़े लिखे एमबीए पास जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के जो लोग जा रहे हैं, डॉक्टरी के लोग जा रहे हैं, आईटी सेक्टर के लोग जा रहे हैं, एनवायरनमेंट सेक्टर के लोग जा रहे हैं और तकनीकी सेक्टर के लोग जा रहे हैं। तो इनको वो काम देने की जरूरत है।
आईएसओ को चाहे कितना कोई पढ़ा लिखा हो, विशेषज्ञता हो विषय की, लेकिन उसको अगर आप रूटीन के कामों में खपा देंगे, इधर कलेक्टर बन गया, उधर कलेक्टर बन गए, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, तो अपनी विशेषज्ञता को वो अमली जामा नहीं पहना पाएंगे और धार नहीं दे पाएंगे। वहां धार देने के लिए ऐसे लोगों का चयन करके ऐसे पदों पर रखने की जरूरत है जहां आप लैटरल भर्तियां चाहते हैं। यहां चूक गई मोदी सरकार। तो क्या कहा जाए, अब की बार पलटी मार सरकार। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।